गरीब माँ की 3 बेटियां। कल्याणी को सब गांव वाले गांव से निकाल रहे थे। अरे इसका पति गया नहीं और ना जाने ये कहां से इन बच्चियों को उठाकर ले आई है। क्या पता इसी की नाजायज औलाद हो। अब इसका पति नहीं रहा तो इन्हें अपने पास बुला लिया, और क्या पता किशोर भी इसी की वजह से मरा हो। हाँ हाँ, ऐसी औरत हमारे गांव में नहीं रह सकती, निकालो इसे यहाँ से। कल्याणी के बारे में लोग तरह तरह की बातें बनाते थे। एक दिन सब लोग सरपंच को बोलकर कल्याणी और उसकी 3 बेटियों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। कल्याणी जो कुछ साल पहले शादी करके इस गांव में आई थी, गांव वालों ने उसे बहुत प्यार और सम्मान दिया, लेकिन समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जान सकता। शादी के 2 साल बाद ही कल्याणी के पति का एक बीमारी की वजह से देहांत हो गया। उस समय कल्याणी को कोई औलाद नहीं थी। अब कल्याणी अकेली रहती थी। एक दिन उसे जंगल में लकड़ियां काटते समय 3 अनाथ बच्चियां भटकती हुई मिली। तीनों बच्चियां बहुत डरी हुई थी। कल्याणी ने उन्हें देखा और उनके पास गई। अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। मेरा नाम किरण है और ये मेरी छोटी बहन मीना और सीमा है। बेटा, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? हम दूसरे गांव से आए हैं। हमारे माता पिता जी इस दुनिया में नहीं हैं। हम सब चाचा चाची के घर रहती थी, लेकिन चाची हमें बहुत मारती है और बहुत काम भी करवाती है। वो हमें खाना भी नहीं देती थी, इसलिए मैं अपनी छोटी बहनों को लेकर वहां से भाग आई हूँ। अब हमें वहां कभी नहीं जाना। कोई बात नहीं बेटा, रोना बंद करो। रोते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते। तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो। इस तरह कल्याणी उन लड़कियों को अपने घर ले आई। तब से लोग कल्याणी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कल्याणी के समझाने पर भी वहां किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसी वजह से कल्याणी को गांव छोड़कर जाना पड़ा। मजबूरी क्या कुछ नहीं सिखाती, वे जितने बुरे दिन दिखाती है उतना ही संघर्षशील भी बनाती है। कल्याणी बिना कुछ बोले उन बच्चियों को लेकर किसी और गांव में चली जाती है, जहां उसे कोई नहीं जानता था। वहां वह एक छोटे से किराए के घर में रहने लगी और गांव में ही मेहनत मजदूरी कर बच्चियों को पालने लगी। कल्याणी भले ही गरीबी में जी रही थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए उसने जो किया वह बहुत बड़ी बात है। एक सुबह, बच्चों तुम सब उठ जाओ, सुबह हो गई है। ज्यादा देर तक सोना अच्छी बात नहीं। नहा धो लो और पढ़ने चले जाओ। माँ, सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। बेटी, सोती रहोगी तो पढ़ाई कब करोगी? जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। चल उठ जा। किरण, मीना और सीमा माँ के बोलने पर उठती हैं और जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाती हैं। गांव में एक सरकारी पाठशाला थी जहां कल्याणी की 3 बेटियां पढ़ती थी। कल्याणी खुद अपनी बेटियों को तैयार करके स्कूल भेजती थी। कल्याणी ने उन्हें घर के कामकाज भी सिखा दिए थे। पाठशाला से लौटकर वे सभी घर के कामों में लग जाती। उन सब ने अपना अपना काम भी बांट रखा था। सीमा, तू झाड़ू और बर्तन कर ले, और मीना तू अपने और माँ के कपड़े धो ले। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। इस तरह सभी लड़कियां अपना अपना काम करती। कल्याणी दूसरों के घरों में काम करती थी। उन पैसों से सभी का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। शाम को जब कल्याणी काम से आती है, माँ आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, हमने सब काम कर दिया है और खाना भी बना दिया है। बेटा, ये काम तुम रहने दिया करो, मैं सब कर लूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। माँ, हम पढ़ाई भी करते हैं। तुम सब खूब मन लगाकर पढ़ना और इस गांव का नाम रोशन करना। हाँ माँ, हम सब खूब पढ़ाई करेंगे। हम अपनी मेहनत को कभी बेकार नहीं होने देंगे।
और तीनों बच्चियां कल्याणी के गले लग जाती हैं। अब तीनों लड़कियां दिन में स्कूल जाकर पढ़ाई करती और उसके बाद घर आकर घर के सारे काम करती और रात में फिर से पढ़ाई करके सोती। अपनी लड़कियों को मेहनत करता देखकर कल्याणी बहुत खुश होती। सभी लड़कियां पढ़ने में बहुत ही होनहार थी और सभी घर के काम में निपुण थी। सभी लड़कियों की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। कल्याणी बहन ने तो लड़कियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। सभी लड़कियां बेहद ही गुणवान और पढ़ने में अव्वल हैं। सही कह रही हो आशा, मैंने तो अपने भाई के बेटे के लिए कल्याणी की लड़की किरण को पसंद कर लिया है। दोनों की पढ़ाई पूरे होते ही कल्याणी बहन से बात करूंगी। हाँ। धीरे धीरे समय बीत गया और किरण की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अच्छे नंबर आने की वजह से सरकार की तरफ से उसे आगे पढ़ने के लिए मदद मिली और उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया गया। शहर में भी किरण ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपने गांव का नाम रोशन किया। कल्याणी की बड़ी लड़की किरण कलेक्टर बनकर गांव लौटी और दूसरी बेटी मीना सरकारी स्कूल में टीचर बन गई और गांव में ही सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। इस तरह तीसरी बेटी इंजीनियर बनी। एक दिन, बेटी, तुम अब सब अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो। मेरी यही सलाह है कि तुम अपने लिए अच्छे अच्छे लड़के पसंद कर लो। अब मैं लड़के देखने कहाँ मारी फिरूंगी। माँ, आपने बचपन से लेकर अब तक हमारी पूरी जिम्मेवारी उठाई है। हमारे माता पिता के जाने के बाद आपने ही हमें संभाला है। अगर आप नहीं होती तो आज ना जाने हमारा क्या होता। आपने हमें पढ़ाया लिखाया है और हमारी अच्छी परवरिश की है। अब आपको हमारी जरूरत है तो हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। जिस तरह आपने हमारी हर जरूरत को पूरा किया है, उसी तरह अब हमारा फर्ज है कि हम आपकी सभी जरूरतों को पूरा करें। हमें शादी नहीं करनी, हम सब आपके साथ रहना चाहते हैं। बाकी लड़कियां भी किरण की बात में हामी भरती हैं। माँ, अब आपको इस छोटे से घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर एक नया बड़ा सा घर बनाएंगे और हम सब वहाँ साथ रहेंगे। हाँ हाँ माँ, हम सब साथ रहेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। सभी लड़कियों ने मिलकर गांव में एक बड़ा सा घर बनवाया और अपनी माँ के साथ उस घर में रहने लगी। उसके बाद वे मिलकर गरीब और बेसहारा लड़कियों की मदद करने लगी। धीरे धीरे कल्याणी और उसकी बेटियों की इस नेक काम की चर्चा दूर दूर गांव तक होने लगी। त्योहारों का समय था। बाजार में हर जगह अलग अलग तरह के पकवान और मिठाइयाँ, पकोड़े और न जाने क्या क्या बन रहा था। सरला बाजार में से एक सब्जी की दुकान के सामने गुजरती है, जहाँ वो देखती है कि सब्जी वाला 20 रुपए में एक गुच्छी पालक बेच रहा था। अरे, पालक तो एकदम ताजा लग रही है। भैया, 2 गुच्छी पालक की कर दो। सरला पालक खरीद कर घर आ जाती है। उसका 10 साल का बेटा सूरज पालक को देखते ही मुंह बना लेता है। माँ, वो गोपाला के पिताजी जलेबी और पकोड़े लेकर आए हैं और आप ये सड़ी सी पालक लेकर आए हो। माँ, तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मेरे लिए पकोड़े ले आती, मुझे नहीं खाना पालक। तभी वहाँ रोहित की बहन आ जाती है। तुम्हें पता भी है पालक में कितना आयरन होता है? आयरन? उससे क्या होता है? इसे खाएगा तो तुम्हारे शरीर में खून की कमी नहीं होगी और तुम एकदम स्वस्थ रहोगे। सरला की बड़ी बेटी रूपा बहुत ही ज्यादा समझदार थी। घर के हालातों को देखते हुए वो पड़ोस में ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। सरला लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। बड़ी मुश्किल से वो घर का गुजारा कर पाती थी। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और रोज बढ़ती महंगाई सब संभालना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसकी 12वीं में पढ़ने वाली बेटी रूपा मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। माँ,
आज तो बहुत देर हो गई मुझे। ये बच्चे ना पढ़ते ही नहीं है। इतना सारा होमवर्क स्कूल से मिला है और किसी ने नहीं किया, और अगर मैं करवाती नहीं ना तो इनके मम्मी पापा मुझे ही सुनाते। तू हर चीज को समझती है। अच्छा बेटा, मैं फिर से पूछ रही हूँ, तेरी पढ़ाई का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ना? देख, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगले साल भगवान की दुआ से तेरे अच्छे नंबर आ जाएं। बस 2-3 साल की पढ़ाई और होगी, फिर मेरी बेटी एक कामयाब अफसर बन जाएगी। माँ, लगता है तुम्हारी ये चाह मुझे एक दिन जरूर अफसर बनाकर ही छोड़ेगी। अच्छा बताओ ना माँ, खाने में क्या बना रही हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने तो दोपहर में भी खाना नहीं खाया। सोच रही हूँ कि आज पालक का साग बनाऊंगी, लेकिन ये नकचढ़ा पालक देखकर मुंह बना रहा है। माँ, क्यों ना आज पालक के पकोड़े बनाएं? हर रोज तो वही दाल चावल रोटी ही खाते हैं, आज पकोड़े बनाओ ना। ठीक है, वैसे भी ये रोहित पकोड़े ही मांग रहा है। नहीं खाऊंगा, मुझे दुकान वाले ही पकोड़े चाहिए। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? माँ अभी काम से आई है, कितना थकी हुई है। माँ, इसकी बात मत सुनो आप, पालक के पकोड़े ही बना दो। देखना, ये दुकान में मिलने वाले पकोड़ों से भी अच्छे होंगे। सरला पालक के पकोड़े बनाने लगती है और पकोड़ों के साथ चटनी भी बनाती है। सारा परिवार बैठकर पकोड़े खाता है और रोहित, जो पालक के पकोड़ों का नाम सुनकर मुंह बना रहा था, सबसे ज्यादा पकोड़े वही खाता है। अब क्या हुआ? इतने सारे पकोड़े क्यों खा रहा है? क्योंकि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। माँ, आप कल से फिर यही बनाना ना। सब खुशी खुशी पकोड़े खाते हैं और सब सो जाते हैं। सुबह दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और सरला काम पर चली जाती है। दोपहर को स्कूल से आते समय एक गाड़ी रोहित को टक्कर मार देती है और उसे बहुत चोट लगती है। कुछ लोग रोहित को अस्पताल लेकर जाते हैं और सरला को सूचना देते हैं। सरला जब अस्पताल जाती है तो अपने बेटे को इस हालत में देखकर घबरा जाती है। भगवान का शुक्रिया अदा करो, तुम्हारा बेटा बच गया है। बस हाथ और पैर में फ्रैक्चर आया है और सर में थोड़ी चोट लगी है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? देखिए, चोट तो बहुत लगी है, इसलिए पूरी तरह से ठीक होने में तो समय लग जाएगा। कहने को तो सरला का बेटा सरकारी अस्पताल में था, लेकिन दवाइयाँ सारी बाहर से लेनी थी और बहुत ही महंगी थी। घर की जमा पूंजी एक हफ्ते में ही खत्म हो गई। अपने बेटे की देखभाल के कारण सरला काम पर भी नहीं जा पाई। रूपा ने भी अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि अब वो घर को देख रही थी और अस्पताल में भी आना जाना कर रही थी। फिर कुछ दिन के बाद सरला रोहित को घर ले आती है। सुनो रूपा, तुम थोड़ी देर रोहित को देखो, मैं काम पर जाती हूँ। बिना बताए इतने दिन की छुट्टी हो गई। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगी। सरला जब अपनी मालकिन के घर पहुंचती है तो वहां कोई और काम कर रहा था। मालकिन सरला पर भड़क जाती है और उसे काम से निकाल देती है। घर में बीमार बेटा और अब हाथ में काम भी नहीं था। सरला को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे कि उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। शाम हो चुकी थी। वो घर की तरफ आई तो उसने देखा कि फुटपाथ पर कुछ लोग अलग अलग तरह के खाने की चीजें बनाकर बेच रहे थे। इन लोगों की तरह क्या मैं भी कुछ बनाकर नहीं बेच सकती? लेकिन क्या बनाऊंगी? सरला घर पहुंच जाती है और रूपा से बात करती है। माँ, इतना सोचने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है। सस्ती चीज में अगर देखा जाए तो इस वक्त पालक ही है, और तूने तो उस दिन पालक के पकोड़े भी कितने अच्छे बनाए थे। रोहित तो आज भी कह रहा था कि उसे पालक के पकोड़े खाने हैं। एक काम करते हैं ना माँ, हम दोनों मिलकर पालक के पकोड़े बेचते हैं, कम से कम रोज हाथ में पैसे तो आएंगे। ये तूने अच्छा कहा। हाँ,
मैं पालक के पकोड़े का काम करूंगी। और क्या कहा तूने, रोहित को पालक के पकोड़े खाने हैं? रुक, मैं ना अभी बाजार से पालक खरीद कर लाती हूँ। तभी सरला जाकर पालक खरीद कर लाती है और अपने दोनों बच्चों को पालक के पकोड़े बनाकर खिलाती है और रात भर यही सोचती है कि आखिर वो किस तरीके से अपना काम शुरू करे। अगले दिन सुबह, माँ, ये थोड़े से पैसे हैं जो मैंने अपनी गुल्लक में जमा किए हुए थे। रात भर तुम सोई नहीं, मैं ये सब देख रही थी। तुम्हें यही चिंता थी ना कि पैसे कहाँ से आएंगे। देखो, ज्यादा तो नहीं है, पर इससे हमारा काम हो जाएगा। कभी कभी तो सोचती हूँ, अगर तू नहीं होती तो क्या होता। बेटा, ये तो बहुत है, इनसे ही काम शुरू करूंगी। सुन, मैं बाजार जाती हूँ और सामान खरीद कर लाती हूँ। और तेरी भी कई दिन से स्कूल की छुट्टी हो गई है, कल से स्कूल जाना शुरू कर दे, ठीक है? माँ, थोड़ी दिनों में रोहित भी ठीक हो जाएगा, तो परेशान मत हो। सरला बाजार जाती है और पालक के पकोड़े का सारा सामान खरीद कर घर लाती है। फिर वो घर की ही एक कढ़ाई को मांझ कर धोकर अच्छे से तैयार करती है और एक बड़ा पतीला लेती है और सारा सामान और घर का ही गैस चूल्हा लेकर जहाँ सब लोगों ने अपना सामान लगाया हुआ था, वहीं जाकर वो भी अपना सामान लगा देती है और पालक के पकोड़े बनाने लगती है। थोड़े से पकोड़े बनाने के बाद वो आवाज लगाती है, आओ आओ, गर्मा गर्म पालक के पकोड़े खाओ, आयरन से भरपूर, सेहत बने खूब। आओ आओ, गर्मा गर्म पालक के पकोड़े खाओ, आयरन से भरपूर, सेहत बने खूब। दिवाली का समय था, पूरा बाजार लोगों से भरा हुआ था। गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। तभी दो आदमी जो वहां खड़े थे, वो उससे पकौड़े खरीदते हैं। कैसे दिए पकौड़े? 30 के पहिया। फिर वो आदमी कढ़ाई में देखता है, गर्मा गर्म पकौड़े तेल में खौल रहे थे और दिखने में भी वो बहुत करारे लग रहे थे। वो सरला से एक प्लेट देने के लिए कहता है। सरला एक प्लेट में पकौड़े रखकर उसके साथ हरी और लाल चटनी खाने के लिए देती है और दोनों एक ही प्लेट में से पकौड़े खा रहे थे। पकौड़े खत्म होने के बाद, वाह, बहुत ही बढ़िया, आपके हाथों में तो बहुत स्वाद है। इतने करारे और चटपटे पकौड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए। सरला की दुकान के सामने से लोगों का काफी आना जाना था। शाम के समय अधिकतर लोग वहां पर खाने पीने का सामान खरीदने ही आ रहे थे, इसलिए सरला जोर जोर से आवाज लगा रही थी ताकि सबका ध्यान उसके पकौड़ों की तरफ खिंचे। आंटी आंटी, एक प्लेट पकोड़े देना मुझे। पालक के पकोड़े मुझे बहुत पसंद है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लग रहा है पकोड़े भी अच्छे होंगे। सरला उन दोनों को पकोड़े खाने के लिए देती है और मन ही मन उसे बहुत खुशी हो रही थी कि आज उसके हाथ में काम खत्म होते ही पैसे होंगे। जैसे जैसे 8 बजने वाले थे, वैसे ही लोगों ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया, लेकिन सरला तो आई ही थोड़ी देर पहले थी, इसलिए उसका सामान अभी भी काफी बचा हुआ था। बस अब वहां 2-3 लोग ही खाने वाले खड़े थे। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो इधर उधर खाने की चीज की तलाश कर रहे थे। जब कुछ नहीं मिलता तो वो सरला के पास आकर पकोड़े देने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर रुको, मैं अभी गर्मा गर्म पकोड़े तैयार कर देती हूँ। फिर सरला जल्दी से पकोड़े तैयार करती है और उन सबको खाने के लिए देती है। कसम से मजा आ गया, आपके हाथों में तो जादू है। इतने स्वादिष्ट गर्मा गर्म पकोड़े खाने को मिल गए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। सच कहा भैया। सरला ने उन सबके पैसे लिए और उनको अपनी साड़ी के पल्ले में बांध दिया और खाली बर्तनों को देखा और भगवान को शुक्रिया किया। हे प्रभु, तेरी बहुत बड़ी कृपा है, बस इसी तरह रोज खाली बर्तनों के साथ ही घर जाऊं।
फिर सरला घर चली जाती है तो वो देखती है कि रूपा ने खाना बनाकर रखा हुआ था। ये देखकर सरला बहुत खुश होती है। वो रोहित को देखती है तो रोहित गहरी नींद में सो रहा था। माँ, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि काम अच्छा हुआ है, सही कहा ना? सचमुच बेटा, देखना सारे बर्तन खाली हैं। अब अगर हर रोज वहीं पकोड़े बेचूंगी तो जरूर सारा सामान बिक जाएगा। माँ, तू घर की चिंता मत कर और रोहित की भी नहीं, मैं ना सब संभाल लूंगी। जानती हूँ तू सब संभाल लेगी। उसके बाद सरला रोज पालक के पकौड़े बेचती और घर पैसे लेकर आती। 1 महीने के बाद रोहित भी ठीक हो जाता है। दोनों भाई बहन स्कूल जाते हैं और शाम को अपने स्कूल का काम खत्म करके अपनी माँ की मदद भी किया करते थे। इस तरह कठिन परिस्थितियों में भी घबराने की बजाय सरला ने अपने हाथों से जादुई पालक के पकोड़े बेचे और परिवार के हालात सुधारे।